most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach Biology class 9th. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स को पढ़ा था बहुत डिटेल में, और उसके बाद हमने स्पीशीज़ के बारे में बहुत डिटेल से जाना था और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, उनकी बेसिस को पढ़ा था, और हम लोगों ने कितने टैक्सा होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है। अब हमने क्लासिफिकेशन की बेसिस और उसके एम्स और उसके प्रिंसिपल्स को तो पढ़ लिया। अब हम लोगों ने जाना है कि क्लासिफिकेशन की तारीख क्या थी। क्लासिफिकेशन का जो अमल था, जो जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना था, वो किन साइंसदानों ने उसको स्टार्ट किया, वो बात कहाँ से शुरू हुई, किस बंदे ने इस क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर को बायो के अंदर स्टार्ट किया, साइंस के अंदर स्टार्ट किया। तो हम देखते हैं हमारे बुक में पहला नाम जिस साइंसदान का दिया गया है जी, वो था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या काम किया कि दो कैटेगरीज में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। इस कायनात में सारे जानदारों को उसने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी जी? प्लांटी एंड एनिमिलिया। एनिमिलिया के अंदर वो सारे उसने जानदार शामिल किए जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, और प्लांटी के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आ गए जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो उसने सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन की वो क्या की कि एक प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया। इसके बाद एक और साइंसदान आया जी जिसका नाम था, ये 700s में, इन 700s अबू उस्मान उमर अल जहेज ये आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 350 मुख्तलिफ स्पीशीज़ पे उनके बारे में डिटेल्ड रिसर्च करके उनके बारे में एक बुक लिखी। 350 डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में अबू उस्मान उमर अल जहेज ने 700s के अंदर एक बुक लिखी 350 स्पीशीज़ के ऊपर। 350 स्पीशीज़ के ऊपर उमर अल जहेज ने एक किताब लिखी। उसके बाद जिस साइंसदान का जिक्र किया गया जी वो थे इब्न रुश्द। इब्न रुश्द ने क्या किया, इन्होंने एरिस्टोटल की जो बुक थी उसको ट्रांसलेट किया। उस बुक का क्या नाम था जी? उस बुक का नाम था डी एनीमिया। डी एनीमिया बुक को इन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया। इनका नाम इब्न रुश्द है और ये भी बायोलॉजी की तारीख में इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। इसके बाद 15th सेंचुरी में बहुत से साइंसदानों ने बायोलॉजी की फील्ड में, क्लासिफिकेशन की फील्ड में बहुत सा काम किया, जिसमें आपके बुक के अंदर ब्लू बॉक्स में मुख्तलिफ साइंसदानों के नाम दिए गए हैं, मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, जिसमें से एंड्रिया सीजल पिनो, जॉन रे, ऑगस्टस रोविनस, टॉर्नेफोर्ट, कार्लस लिनियस। आपके बुक में इसी पेज के ऊपर साथ एक ब्लू बॉक्स दिया गया है जिसमें कार्लस लिनियस का वर्क बताया गया कि उसने क्या काम सर अंजाम दिया। उसने जितने भी नेचर में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको 3 किंगडम्स में डिवाइड किया। कौन कौन से 3 किंगडम्स? मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। कार्लस लिनियस ने 3 किंगडम्स दिए जी, जिसमें 3 चीज़ें थी, मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। और उसने क्लासिफिकेशन में 5 रैंक्स दिए। वो कौन कौन से थे? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटीज। इसके ये काम बायो की फील्ड में बहुत अहमियत के हामिल हैं। साइंसदान उसके जो वो उसने उस टाइम जो कैटेगरीज बनाई थी उसकी बेस पे आज भी ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन में उसके इस काम को यूज़ करते हैं और आज भी उस काम से मदद देते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने ये इसमें पढ़ा है कि साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा इस बात पे गौर किया और इस बात को जांचने की कोशिश की कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिक सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया उसमें 2 चीज़ों की बात की गई, एक प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे सबसे पहले गौर किया जाता रहा। लेकिन जैसे जैसे बायो की फील्ड में रिसर्च बढ़ती गई, बायोलॉजिस्ट ने काम किया, तो 15th सेंचुरी के एंड पे इस बात पे सबका यकीन हो गया कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किए जाते, बल्कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे यकीन किया गया और उसी के ऊपर बिलीव किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। तो बच्चों, हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ा, तो उसमें हमें पता चला कि ये साइंसदानों ने
कब से ये मामला शुरू हुआ कि जानवरों को क्लासीफाई करना है, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो हमने देखा कि एरिस्टोटल से ये बात शुरू हुई और फिर 15वीं सेंचुरी के एंड पे साइंसदान काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट ने इस पर काम किया और ये नतीजा निकाला कि दो ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं है बल्कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जिनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आगे अब हम लोगों ने सारी डिस्कशन करनी है। असल जो अब हमारा टॉपिक है वो अब हमने वो स्टार्ट करना है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से हमने स्टार्ट लेना है कि कहाँ से ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, तो वो क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। तो इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, इस ओल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहले जानदारों को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया। अब मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ के अगर हम थ्योरेटिकली इसको समझें, इसको कंसेप्चुअल अपने माइंड में इस बात को बिठाएं, तो मैं इस लिहाज से आपको समझाना चाहता हूँ कि आप पहले इस बात को समझ लें बजाय इसके कि आप पहले वाइट बोर्ड पे देखें। तो प्लांटी और एनिमिलिया में जो डिवाइड किया गया इनको, वो किस बेस पे किया गया। प्लांट को साइंटिस्ट ने उस ग्रुप के अंदर रखा जिसके अंदर ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स बायोलॉजी के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ये उन जानवरों के लिए होता है, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं अपनी मदद आपके तहत और उसका फिर खुद इस्तेमाल करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और एक और लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया गया, ये मैं आपको लेक्चर से थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे इसमें हेट्रोट्रॉफ्स इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। हेट्रोट्रॉफ क्या, ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, खुद अपनी खुराक नहीं बनाते, अपनी बॉडी में उनकी अपनी फूड नहीं बनती बल्कि वो दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। तो प्लांटी और एनिमिलिया की हम बात कर रहे थे। तो प्लांटी के अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो ये कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो क्लोरोफिल एक्चुअली एक पिगमेंट होता है बॉडी के अंदर, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो ग्रीन इन कलर होता है और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है, खुराक बनाता है जी पौधे की। तो प्लांट्स के अंदर ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इन ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं अपने बॉडी के अंदर और उसको फिर यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी नीड्स के लिए। ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले प्लांटी के ग्रुप में रखा गया। और एनिमिलिया के ग्रुप में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से हासिल करते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो। और अब जो दूसरे इसमें डिफरेंस दिए गए, पहले मैंने आपको बात की क्लोरोफिल की, कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है, वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और खुराक बनती है पौधों में। जबकि एनिमिलिया के अंदर इस कैटेगरी को मद्देनजर रखा गया कि जो एनिमिलिया में ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाएगी। और तीसरे नंबर पे इसका जो डिफरेंस दिया गया है वो सेल वॉल का दिया गया है। साइंटिस्ट ने कहा कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाएगी वो प्लांट्स में शामिल होंगे, और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी वो एनिमिलिया के अंदर होंगे। तो ये भी एक थर्ड डिफरेंस रखा गया उस टाइम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए, कि सेल वॉल, जो सेल की आउटर वॉल होती है, वो प्लांट्स में होगी, प्लांटी ग्रुप में, और एनिमिलिया में नहीं होगी। तो ये था जी हमारा मेन डिफरेंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, टू कैटेगरीज का, जिसमें एक एनिमिलिया है और दूसरी प्लांटी है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट ने जो कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, ये तीन ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको उन्होंने प्लांटी के ग्रुप में रखा, एनिमल्स के ग्रुप में नहीं रखा बल्कि प्लांटी के ग्रुप में रखा, ये थ्री ऑर्गेनिजम्स को। अब हमने ये देखना है कि क्या ऐसी बात पैदा हुई, कौन सा ऐसा मसला पैदा हुआ कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रद्द किया गया। इन सब बेसिक डिफरेंसेस को देखने के बाद हम एक और जो प्रॉब्लम आया इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, वो क्या था, जो साइंटिस्ट ने बताया कि ये इसमें एक मसला है जिसकी वजह से ये आगे नहीं चल सकता। तो वो एक ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर एनिमल्स की कैरेक्टर्स भी पाई गई, एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई गई और प्लांट्स की भी। अब एनिमल्स की उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई कि
उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी। और प्लांट्स की उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई कि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद थी। और तीसरी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पाएगी कि वो हेटेरोट्रॉफ भी थी, वो अंधेरे के अंदर अपनी खुराक दूसरों से भी यूज़ करती थी। हेटेरोट्रॉफ भी थी, उसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद था, वो अपनी खुराक खुद भी बनाती थी, दूसरों से भी अपनी खुराक लेती थी, और सेल वॉल उसके अंदर एब्सेंट थी। तो उसका नाम था जी यूग्लिना। उसका नाम क्या था? यूग्लिना। उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट थी, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी, उसके अंदर वो हेटेरोट्रॉफ था, वो अंधेरे के अंदर अपनी खुराक दूसरों से भी ले लेता था। तो ये उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो प्लांटी से भी मिलती थी और एनिमिलिया से भी मिलती थी। तो यूग्लिना ने इन दोनों ग्रुप्स को निगेट कर दिया, और इसकी वजह से हमें थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना पड़ा, जिसमें हमें यूग्लिना और इस जैसे कई मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको एडजस्ट करना पड़ा। इनमें सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये था कि ये उन ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस नहीं कर सक रहा था जिनमें किसी एक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद था और दूसरे में यूकैरियोटिक सेल मौजूद था। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था, जो आपके इस पैराग्राफ में टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे अहम बात है कि इसमें मसला क्या था, इसका ड्रॉबैक क्या था। वो ये था कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस को ये मेंशन नहीं कर रहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।